नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजे का फॉर्मूला बताया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा, जो बच्चे नतीजे से नहीं होंगे संतुष्ट, उनको स्थिति सामान्य होने पर दिया जाएगा परीक्षा देने का मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के लखीमपुर जिले में किमिन पोटिन रोड का करेंगे उद्घाटन। सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार 20 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क से अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक बेल्ट की स्थापना में मिलेगी मदद। देश में थम रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 8,26,000 के करीब। लगातार 35वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से अधिक। रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.93%। देश में अब तक दी गई वैक्सीन की 26 करोड़ 55 लाख से अधिक खुराक। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई ने मेहुल चौकसी और 20 अन्य के खिलाफ नई चार्जशीट दायर की। भगोड़े कारोबारी पर पहली बार सबूत नष्ट करने का लगाया गया है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बाइडेन के पदभार संभालने के बाद हुई पहली बैठक। बाइडेन ने बैठक को बताया अच्छा और सकारात्मक। पुतिन ने बैठक को बताया बहुत ही रचनात्मक। कहा, साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर परामर्श शुरू करने पर बनी है सहमति। दोनों देशों के राजदूत लौटेंगे अपने पदों पर। और यूरो कप में आज होंगे 3 मुकाबले। ग्रुप बी की टॉप टीम बेल्जियम की होगी डेनमार्क से भिड़ंत। वहीं ग्रुप सी में यूक्रेन और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच होगा मैच। वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रिया और एम्स्टर्डम की टीमें होंगी आमने सामने। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और शुरुआत सीबीएसई और आईसीएसई के नतीजों, जो बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं उनके नतीजों के साथ। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला बता दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 13 एक्सपर्ट कमेटी ने सीबीएसई में अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए और उसके लिए चलेंगे असम, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, श्री सतीश सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉर्डर रोड। और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी अधिकारी वर्ग, अन्य सभी कर्मी तथा अन्य स्थान पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों। आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको से बतलाना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी हैं, अतः अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, वो सभी इसकी खूबसूरती के कायल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी हासिल होने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का
विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी कठिनाई से पूरी होती थी या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है, और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी। एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। माने एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं, मुझे बताया गया। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद रहें, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमति दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, और यहां पर वो उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे फेक करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वह सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई हैं। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था, उसकी भी जानकारी मुझे है, वह ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं। और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है, और जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी यह दर्शाता है। और यह जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि यदि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत भी। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। सीमाई सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वो तो किया ही है, इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है, यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की है। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी के दृष्टि से, सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हम अच्छी तरह परिचित हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट्स जिनका कि आज लोकार्पण हो रहा है वह हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से यह सीमाई जो हमारे क्षेत्र हैं उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने काम की प्रशंसा की है तो मैं बतलाना चाहता हूं 2013-2014 जहां तक मेरी जानकारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट केवल 3000 करोड़ रुपया हुआ करता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट वह बढ़कर लगभग 11000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है इतने ही कम समय में। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा न करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज बजट एलोकेशन वह न करती। और 2014 से लेकर 2020 तक 4800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसीलिए मैं बार बार इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं सराहना कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन सब जब सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो आप जानते हैं बहुत पहले यहां तरह तरह की समस्याएं थी, इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम थी, इसको लेकर प्राय लोग त्रस्त रहते थे। लेकिन अब काफी हद तक उस पर भी हमारी सरकार ने काबू पाने में कामयाबी हासिल की है, काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होता है। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, यहां के किसानों ने विगत कुछ वर्षों में जो करिश्मेटिक काम किया है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। एक फसल है जिसको अंतरी फल यहां पर बोलते हैं, अंतरी फल। क्यों पेमा जी? अंतरी फल बोलते हैं, कीवी जिसे कहते हैं, कीवी कहते हैं। अब कीवी तो पहले इतनी पैदा होती थी कि लोग उसको लेने वाला कोई नहीं रहता था, लोगों को ऐसे फेंक देना पड़ता था, उसको जानवर तक खा जाते थे। लेकिन आज कुछ महानगरों में तो कीवी 100 रुपए में 2 मिलती है, 3 मिलती है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे किसानों की आमदनी इधर बढ़ेगी। अब उसको कहने के लिए, अब उसको कहते हैं कि कीवी जो नाम रखा है भारत के लोगों ने,
वो एलिट नाम है, एलिट नाम। लोग अब उसको अंतरी फल बाहर के लोग नहीं कहते हैं, लेकिन शायद अरुणाचल के लोग उसे अंतरी फल ही कहते हैं। अब हमारी सरकार के द्वारा भी इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन हो और ऑप्टिकल फाइबर हो, माने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष बल रहता है। और उन्होंने तो हमारे सारे केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश कर रखा है कि आप शेष भारत के भागों में जाओ, लेकिन हमारा मंत्री 3 महीने 4 महीने में हर मंत्री एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए और जो भी वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्यों की उसे समीक्षा करनी चाहिए। और हमारे मंत्रियों ने इस काम को किया है। अब एक उल्लेखनीय काम असम के मुख्यमंत्री ने जो इधर किया, जब मुझे जानकारी, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, इन्होंने असम के लिए भी व्यवस्था की और शायद पड़ोसी राज्यों के लिए भी, अरुणाचल और अन्य राज्यों के लिए भी मुहैया कराई है। मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के लिए है, असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से एक हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहा है, या तो हो गया होगा, लगभग 300 बेड का। यानी मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जब मैं यहां पर मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो अब 2 दिन पहले ही एक गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ्स तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने झटपट किया, यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही। और आज भी हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद हैं। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए हैं। अब हम लोगों ने तय किया है, वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए हैं। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे आज तीनों मित्र, मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और हमारे अनुज और केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यह कार्यक्रम यहां पर साथ मौजूद हैं। मुझे निश्चित रूप से इसकी अनुकूल संवेदना हो रही है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए, मैं आज 12 प्रोजेक्ट्स जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज इसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं। और नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है, उसकी तहे दिल भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे असम से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट बनाए गए थे उसका उन्होंने उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। और इस मौके पर बहुत सारे उन्होंने अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ये जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत सरकार की, ये सड़कें जो हैं वो उसका एक बहुत ही
अहम हिस्सा हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा रीजन है वो भारत का राइट हैंड दाहिना हिस्सा है, और जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक पूरे देश जो है वो मजबूत नहीं हो सकता है। और इस मौके पर उन्होंने गलवान वैली में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको भी उनको याद किया, उन्हें नमन किया। तो ये कुछ अहम बातें जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। बढ़ेंगे आगे और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं सीबीएसई को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला अब बता दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि 13 एक्सपर्ट कमेटी ने सीबीएसई में अंक देने की स्कीम निर्धारित की है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के परफॉर्मेंस को 12वीं के बोर्ड में अंक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ग्रेडिंग के जरिए जो नतीजे हैं बोर्ड के 12वीं के बोर्ड के वो 31 जुलाई तक जारी होंगे। और वीडियो कॉल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया और क्या कुछ बच्चों के लिए जो है वो फैसले लिए गए। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की जो मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी समिति ने अब ये रिपोर्ट सौंप दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंप दी गई। 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी आज रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को इसमें लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये कुछ अहम बातें। इसी तरह से 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर भी इसमें शामिल किया जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे 31 जुलाई को। इसके बाद 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। तो 30, 30 और 40 ये जो फॉर्मूला है, इस आधार पर जो 12वीं के जो नतीजे हैं वो आएंगे। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर जो है वो 12वीं के नतीजे आएंगे। तो जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने यह भी कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर फैसला किया है ताकि कोई जो अनबायसनेस है वो ना हो सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जो छात्र अंकों और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं वो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस वक्त वो फिजिकली एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं और वो परीक्षा दे सकते हैं। और इसके बाद ग्रेडिंग के जरिए जो नतीजे हैं 12वीं के वो 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। तो ये कुछ अहम बातें जो कि आज निकल कर सामने आई हैं 12th के बोर्ड के रिजल्ट को लेकर और कैसे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे 12th बोर्ड में, ये कुछ बातें निकल कर सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त मौजूद हैं। विकास, हमने देखा कि ये जो 30 और 40 का जो फॉर्मूला है ये इस आधार पे कहा जा रहा है कि 12वीं के बोर्ड के नतीजे आएंगे। इसको जरा सा समझाइए कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। जी असीम, सबसे पहली बात यहाँ पर जो 13 सदस्यीय समिति है, विशेषज्ञ समिति, उसने पिछले 3 कक्षाओं के औसत को लेने का फैसला किया है। यानी वो चाहते हैं कि निरंतरता बनी रहे, ऐसा ना हो किसी छात्र का अगर परफॉर्मेंस किसी एक साल खराब रहा तो उसको कम अंक मिले। तो 3 साल का औसत निकाला जाए और इसमें जो 5 में से 3 जिन 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा विद्यार्थी का, उसका औसत निकाला जाएगा। तो 5 में से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिन सब्जेक्ट्स में है उसमें कक्षा 10 में 30%, कक्षा 11 में 30% और कक्षा 12 में जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी अंक हासिल किए हैं उन्होंने 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में का 40% लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं उनको अंक बराबर मिले और लगभग यही स्कीम आईसीएसई बोर्ड ने सौंपी है। हालांकि आईसीएसई बोर्ड का ये कहना है कि वो पिछले 3 सालों के बजाय पिछली 6 कक्षाओं के औसत के हिसाब से
नंबर देगा, तो वो और ज्यादा कंसिस्टेंसी पर जोर दे रहा है आईसीएसई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सैद्धांतिक तौर पर सहमति जता दी है। अभी हालांकि सीबीएसई को ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको बाकायदा नोटिफाई करना होगा, इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। तो कोर्ट से मंजूरी मिल गई है, इसकी अधिसूचना सीबीएसई जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक टिप्पणी यहाँ पर ये की आज की कि जो रिड्रेसल सिस्टम है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट खुश नहीं है अपनी मार्किंग से या वो उसकी कोई शिकायत है इस पूरे सिस्टम को लेकर, तो रिड्रेसल कैसे होगा उसको भी शामिल किया जाए पॉलिसी में। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर हों बाद में जब हालात कुछ बेहतर हों, तो इस तरह से परीक्षा कराई जाए। और जो बच्चे इसके लिए ऑप्ट करते हैं वो बाद में एग्जाम भी दे सकते हैं। तो दो विकल्प हैं बच्चों के पास, या तो आप अपने 3 साल के असेसमेंट के आधार पर अंक पाएं, या फिर अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो माहौल ठीक होने पर जो फिजिकल एग्जामिनेशंस होंगे उसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन विकास, जो ये फॉर्मूला तय किया गया है 30, 30 और 40 का, हम जानते हैं कि चलिए 10th बोर्ड को तो बच्चे सीरियसली लेते हैं, लेकिन कई बार जो प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं या 11th बोर्ड के जो एग्ज़ाम होता है 11th के, उसको बच्चे उतने सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम पे, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में। इस मामले में जो वेटेज दिया गया है वो 30-30 का, इसको कैसे देखती है सीबीएसई? देखिए असीम, ये तो विशेषज्ञों ने तय किया है, जो 13 विशेषज्ञ सीबीएसई ने जिनसे ये पूरी सलाह ली है। संभवतः इसकी वजह यही दिखती है कि कंसिस्टेंसी चाहते हैं, यानी जो बच्चे लगातार हर कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं उनको ज्यादा अंक मिले। इसके पीछे यही सोच हो सकती है, ना कि ऐसा हो कि जिसने किसी एक साल ज्यादा पढ़ाई की और अगले साल नहीं की, उन दोनों तरह के छात्रों को बराबर अंक मिले। तो कंसिस्टेंसी जिन स्टूडेंट्स ने दिखाई है उनके साथ किसी तरह का इस ग्रेडिंग सिस्टम से ना हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 12th के जो भी आपके मार्क्स होंगे वही आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके आधार पर प्रवेश मिलता है या उनके आधार पर कट ऑफ मिलती है एडमिशन के लिए। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अपर हैंड देने की कोशिश की है, उनको एक प्राथमिकता देने की कोशिश यहाँ पर दिखती है। अच्छा विकास, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से जब 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ अपने देश में एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे चाहते हैं कि विदेशों में एडमिशन लेना, वो बच्चे भी काफ़ी वरीड हैं कि आखिर कैसे और किस तरह से वो एडमिशन लेंगे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, कैसे अगर वहाँ पे कुछ पूछा जाए, या कैसे अगर वो ये समझें कि किस तरह से ग्रेडिंग के ज़रिए इनका ये रिज़ल्ट आया है, क्या उन बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सरकार इस बात का भी तो ध्यान रखेगी। बिल्कुल, ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा। और जहाँ तक हम सीबीएसई की भी बात करें, सीबीएसई असीम न केवल भारत में बल्कि बहुत सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड के विदेशों में भी हैं, जहाँ पर मान्यता सीबीएसई की बोर्ड से ली हुई है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनेगी, जैसा मैं कह रहा था कि कोर्ट को आज सैद्धांतिक रूप से बात समझ में आ गई है कि कैसे सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम करना चाहता है या कैसे बच्चों को प्रमोट करेगा। लेकिन जो माइन्यूट पॉलिसी है, जैसे जिन जिन चीज़ों पर आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो मार्कशीट मिलेगी वो आगे कट ऑफ के समय वो उतनी ही वैलिड होगी, उतना ही उसको वेटेज दिया जाएगा जितना एग्जाम्स की मार्कशीट को दिया जाता है। ये सारी बातें जब पॉलिसी रिलीज की जाएगी सीबीएसई की तरफ से, अधिसूचना जारी की जाएगी, तो उससे साफ हो जाएगा कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसकी मार्कशीट और जो बोर्ड एग्जाम्स अगर होते उसकी मार्कशीट्स में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा उसमें आगे एडमिशन को लेकर। और आखिरी सवाल विकास की, सीबीएसई ने यह कहा कि हम 31 जुलाई को रिजल्ट जारी कर देंगे और लगभग 1.5 महीने का वक्त है। ऐसे में क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और रिजल्ट आ जाएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं है, सिवाय इसके कि जो पुरानी कक्षा का परफॉर्मेंस है जो कि डेटा हमेशा अवेलेबल होता है बोर्ड के पास, स्कूलों के पास, उनको वो जुटाना है। और उसके लिए ये काफ़ी समय जो है वो पर्याप्त दिखता है। इसी में इसमें एग्जाम्स कराने को लेकर के हाँ ज़्यादा वक्त चाहिए होता है बोर्ड्स को, लेकिन अगर डेटा ही कलेक्ट करना है और उसके आधार पर नई मार्कशीट बनानी है तो समय पर्याप्त लगता है कि इतने समय में सीबीएसई इस काम को पूरा कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, हथली
और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। बात कोविड की। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर हुई है। देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। 71 दिनों के बाद सक्रिय मामले घटकर अब 8,26,740 हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,03,570 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 2,84,91,670 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर अब 95.93% हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 38,52,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं कल यानी 16 जून को 19,31,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। और इस सबके बीच देश में अब तक 26,55,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। कल यानी बुधवार को टीकाकरण के 152वें दिन कुल 34,63,000 से ज्यादा टीके की डोज लगाई गई। और वहीं आईसीएमआर ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव का अध्ययन किया है। गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाएं कोविड की दूसरी लहर के दौरान अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। कोविड की पहली लहर की तुलना में इस वर्ष इस श्रेणी में मृत्यु दर काफी अधिक थी। 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक पहली लहर के दौरान गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं से संबंधित मामलों की तुलना 1 फरवरी 2021 से 14 मई 2021 तक दूसरी लहर के दौरान मामलों से की गई। आईसीएमआर ने कहा कि दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं में सिम्प्टोमैटिक मामलों की दर 28% से ज्यादा थी, जबकि पहली लहर में ये 14% से के करीब थी। दूसरी लहर के दौरान गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं में मृत्यु दर 5.5% से अधिक थी। वहीं पहली लहर में मृत्यु दर सिर्फ 0.7% थी। महामारी की दोनों लहर के दौरान मातृ मृत्यु दर की कुल संख्या 2% थी, जिनमें से अधिकांश कोविड, निमोनिया और सांस लेने में परेशानी के कारण थी। अध्ययन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समयबद्ध टीकाकरण की जरूरतों पर भी जोर देता है। और इस सबके बीच केरल सरकार ने 40 दिनों के कोविड लॉकडाउन के बाद आज से प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। हालांकि वीकेंड पर पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद लॉकडाउन में नरमी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि राज्य भर में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी स्थानीय निकायों में औद्योगिक और कृषि गतिविधियों की अनुमति दी गई है और इन क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए परिवहन सुविधा की भी अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन भी आज से आंशिक रूप से शुरू हो गया है। वहीं कर्नाटक 21 जून के बाद अनलॉक का दूसरा चरण वहां शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होटल और पर्यटन उद्योग को काम फिर से शुरू करने की उम्मीद अब जग गई है। होटल और पर्यटन उद्योग के 1,25,000 से अधिक कर्मचारी काम पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक पर्यटन सोसाइटी ने होटल और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का टीकाकरण करने का बीड़ा उठाया है। दूसरी लहर में लॉकडाउन के कारण होटल और उद्योग बंद रहने के कारण कई आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों का टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है और पिछले कुछ दिनों में लगभग 3,500 कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। होटलों में काम करने वाले 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को टीके की खुराक दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक ने समाज के सभी वर्गों के बीच टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पिछले सप्ताह 10,000 से अधिक खिलाड़ियों का टीकाकरण किया गया। राज्य में टीके की 1,70,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है और हर रोज लगभग 3 लाख लोग कोविड वैक्सीन की खुराक ले रहे हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ बेंगलुरु से मौजूद है। आयशा नमस्कार। और जिस तरह से ये कुछ अच्छी खबरें हमने बताई कर्नाटक के हवाले से कि किस तरह से वहाँ पे होटल के कर्मचारियों को टीके की डोज दी जा रही है ताकि जो होटल इंडस्ट्री है वो एक बार फिर से पटरी पर आ सके, आम आवाम जो है उन्हें भी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो भी बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे अभियान को और कर्नाटक की स्थिति को?
जी देखिए, लगातार कर्नाटक शुरू से ही वैक्सीनेशन कैंप को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से, काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे रहा है और अब हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा स्टोरी में कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री के तमाम कर्मचारियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक सरकार का ये उद्देश्य है कि जब कर्नाटक सरकार अगले हफ्ते यानी 21 जून के बाद अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करेगी, दूसरे फेज में ढील देगी, तो उस वक्त तक ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होकर बाहर निकलेंगे। यानी कर्नाटक सरकार 5 फेजेस में अनलॉक करने का जो डिसीजन लिया था, जो फैसला किया था, उसमें सरकार का ये अहम उद्देश्य है कि पूरे 5 अनलॉक होने तक सरकार ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दे, ताकि लोग सुरक्षित रहें और दूसरी तरफ महामारी को बढ़ने से या फैलने से रोका जा सके। ये बेहद अहम कदम सरकार ने उठाया है और सरकार के सामने अब जो लक्ष्य था कि अनलॉक से पहले जो पॉजिटिविटी रेट है उसे 5% से कम किया जाए, तो सरकार ने इसको भी हासिल कर लिया है। 4% पॉजिटिविटी रेट है कर्नाटक में, कल के आंकड़ों को देखें तो। और जो डिस्चार्ज की संख्या है वो ज्यादा है, 17,000 से ज्यादा 24 घंटे में लोग डिस्चार्ज हुए, लेकिन नए केसेस जो हैं वो महज 7,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक सरकार युद्ध स्तर पर महामारी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है और वैक्सीनेशन टेस्टिंग के जरिए सरकार को इस बात का विश्वास है कि जब दूसरा अनलॉक फेस होगा तो लोगों में ये महामारी जो है नहीं फैलेगी। तो अभी सरकार ने पहले अनलॉक फेस में 14 जून को जो शुरू किया था उसमें कुछ ढील गई, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई। तो कई इलाकों में हमने देखा कि लोग काफी डिसिप्लिन तरीके से दुकानों को खोले और वक्त से पहले, यानी 2 बजे तक का वक्त दिया था तो उसे बंद करते गए। पुलिस को ज्यादा जोर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग अब समझने लगे हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो उनके हित में है। और दूसरी तरफ सरकार ने फर्स्ट अनलॉक फेज में 11 जिलों को अनलॉक नहीं किया। ये 11 जिलों में भी अब जो है पॉजिटिविटी रेट कम होती जा रही है। तो अब सरकार हो सकता है 21 जून के बाद मॉल्स और कई जो दूसरे व्यवसाय हैं उन्हें बिजनेस शुरू करने का मौका दे। तो सरकार के सामने जो लक्ष्य था पॉजिटिविटी रेट घटाने का, वो लक्ष्य सरकार हासिल कर चुकी है और वैक्सीनेशन के जरिए सरकार इस महामारी पर काबू करने की पूरी कोशिश में जुटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कर्नाटक से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब खबर मुंबई से है, जहां सचिन वाजे केस में आज शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी बरामद होने के मामले में एनआईए की टीम ने आज तड़के प्रदीप को हिरासत में ले लिया। एजेंसी शर्मा से पहले कई बार लंबी पूछताछ कर चुकी है। एनआईए ने बुधवार को इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो कि 21 जून तक हिरासत में रहेंगे। संभावना है कि एजेंसी प्रदीप शर्मा से इन आरोपियों का आमना सामना करवाए। दूसरी ओर निलंबित पुलिस अधिकारी विनायक शिंदे से पूछताछ की मांग करने वाली एनआईए की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है। एनआईए प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे और विनायक शिंदे के बीच लिंक तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि शर्मा शिवसेना के टिकट पर मुंबई से सटे नाला सोपारा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में पुलिस सेवा से स्वैच्छिक अवकाश भी ले लिया था। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में आपसी खींचतान थमने का नाम ही नहीं ले रही है। गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जग जाहिर है। दूसरी बार दिल्ली आलाकमान का दरवाजा खटखटाकर खाली हाथ लौटे पायलट एक बार फिर से बगावत के मूड में है। दिल्ली दरबार से खाली हाथ लौट चुके सचिन पायलट अब अपने पिता की स्मृतियों के सहारे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। साल भर पहले राजस्थान कांग्रेस में भूचाल ला चुके पायलट अब अपने गुट के जरिए गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। घमासान इस बात पर मचा है कि बसपा से कांग्रेस के समर्थन में आए विधायक संदीप यादव ने पायलट को गद्दार बताया। उनको गद्दार बोलने का काम, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना इतिहास दिया है उन परिवारों को गद्दार बताने का काम किसके द्वारा किया गया, जिनका खुद का इतिहास गद्दारी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी में युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने संदीप यादव जी, बीएसपी से एमएलए बने और आप कांग्रेस में आके लाभ पाना चाहते हैं।
हमने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मान सम्मान रहे। हमने अपने लिए मंत्री पद नहीं मांगा, पारिक जी ने नहीं मांगा, पायलट साहब ने नहीं मांगा। हम तो अपनी चीजें छोड़ के बैठे हैं, त्याग के बैठे हैं। तो उन लोगों को हम तो कह रहे हैं संदीप जी को बना दो मंत्री, पर उनके द्वारा ऐसी तीखी टिप्पणी किसके कहने पे की गई है? बात यह है कि कौन पार्टी में रहकर अपनी आवाज को उठा रहा है और कौन ये चाह रहा है कि ये लोग वापस भाग जाएं। उधर पायलट खेमे के गहलोत सरकार गिराने की चुनौती पर बसपा से सरकार के समर्थन में उतरे उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा भी अब गहलोत को आंखें दिखाने लगे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले 11 महीने हो गए 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। 10 निर्दलीय और 6 बसपा के लोग नए उस टाइम में सरकार बचाते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। एक आला कमान के समझ में क्यों नहीं आ रहा? सारी लड़ाई मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है, जो 2.5 साल से अटकी पड़ी है। उप मुख्यमंत्री का पद खो चुके पायलट चाहते हैं कि उन्हें और उनके गुट को सरकार में जगह मिले, लेकिन गहलोत इस पर राजी नहीं है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। तकरीबन 2.5 साल निकल गए, आधा कार्यकाल निकल गया है राजस्थान की सरकार का, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने उनके कंधों पे दी वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे। आर्थिक स्थिति राजस्थान की खराब हो रखी है, कोई नई योजना राजस्थान सरकार की नहीं है। भामाशाह कार्ड स्वास्थ्य योजना जो पहले चल रही थी उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया राजनीति के कारण। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, पूरा देश व्यापी जो योजना है उसको इन्होंने नहीं स्वीकारा और अपनी खुद की एक चिरंजीवी योजना लेकर आ गए जो कोई भी निजी अस्पताल उसको स्वीकार नहीं करता और उस कारण बड़ी मात्रा में लोगों को मुश्किलें का सामना करना पड़ा इस कोविड महामारी के दौरान। शपथ ग्रहण से ही आपसी खींचतान के दलदल में फंसी कांग्रेस सरकार मामले को जल्द निपटाने में कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना के नाम पर किसी से भी मुलाकात करने के दरवाजे 2 महीने के लिए बंद कर लिए हैं। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब कुछ देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी अहम खबरें। और हमारे सहयोगी अजय मिश्र स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। अजय, नमस्कार। धन्यवाद असीम। और शुरुआत करते हैं जो गोल्ड से जुड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी और डिज़ाइन पर 16 जून से यानी कल से हॉलमार्किंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। सोने पर ज़रूरी हॉलमार्किंग से लोग अब धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें प्योरिटी के लिहाज से वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए वो पेमेंट करेंगे। शुरुआत में ये व्यवस्था देश के 256 जिलों में शुरू की गई है। हॉलमार्किंग प्योरिटी का एक तरह का सर्टिफिकेट है। इससे पहले ये व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गई थी। अगस्त महीने तक अगर हॉलमार्किंग नहीं की जाती है तो सरकार ने कोई भी जुर्माना नहीं लगाने का फैसला लिया है, लेकिन इसके बाद जुर्माना भरना होगा। 40 लाख रुपए तक का कारोबार करने वालों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की परमिशन होगी। अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिए भी हॉलमार्किंग की परमिशन होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि उसने घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल होने वाले सोने और कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ आभूषणों पर ज़रूरी हॉलमार्किंग से छूट दी है। इस व्यवस्था से उन इकाइयों को भी छूट दी गई है जो सरकार की व्यापार नीति के मुताबिक आभूषण का एक्सपोर्ट और उसके बाद इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ साथ सरकार की मंजूरी वाले जो B2B यानी व्यापारियों के बीच जो कारोबार होता है घरेलू प्रदर्शनी के लिए, उसके लिए भी इससे छूट मिली है। अब आपको सोने का भी दाम बता देते हैं। 47,780 का स्तर दिखाई दिया प्रति 10 ग्राम।
एक महीने का सबसे निचला स्तर है ये। चांदी की बात करें तो 70,332 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव देखा गया और ये वायदा कारोबार में आपको भाव नज़र आए हैं। अमेरिका में अगर हम देखें तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले के बाद सोने के ये दाम गिरे हैं और एक महीने के न्यूनतम स्तर पर। और बाजारों की बात करें तो शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अदानी पोर्ट्स के शेयर 8% से ज़्यादा टूटे हैं। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400 अंक का नीचे गिरा। निफ्टी में भी 120 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई और इस वक्त भी देखें तो जो गिरावट का दौर है वो लगातार जारी है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स इस वक्त दबाव में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, रेट सेंसिटिव शेयर्स हैं, इसमें बैंक और ऑटो शामिल हैं, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। जहां पर फ़ायदा हो रहा है वो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन और श्री सीमेंट्स में 1 से 2.5% तक की बढ़त है। लेकिन अदानी पोर्ट में जैसा हमने बताया कि 6.5% की गिरावट। टाटा स्टील भी गिरा है। कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, डॉक्टर लेडीज़ में इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। IPOs का मौसम है, इस हफ्ते काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि बहुत ही सोच समझ करके आपको इन स्तरों पर बाजार में एंटर करना चाहिए। सेंसेक्स 141 अंक ऊपर इस वक्त 42,360 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो 53 अंकों की गिरावट है, 15,714 का स्तर। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, करीब 0.25% की गिरावट नजर आ रही, 255 अंक नीचे इस वक्त गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस अपडेट में फिलहाल सिर्फ इतना ही। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे खेल जगत में क्या कुछ अहम खबरें हैं उसकी। चलिए खेल खबर में बताते हैं आपको कुश्ती की बात। भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच कुलदीप मलिक को भरोसा है कि भारत की चारों पहलवान टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। कोच के मुताबिक सबसे ज़्यादा पदक की उम्मीद विनेश फोगाट से रहने वाली है। उनके मुताबिक विनेश ने 2016 के बाद से अपने खेल के हर क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है, साथ ही अपनी तेज़ी पर भी काम कर रही है। विनेश एक बहुत बड़ी पदक की दावेदार है और ज़्यादा बड़ा बोल ना कहते हुए मैं यह कहूँगा कि विनेश के ऊपर आप सब लोग आशीर्वाद देकर रखें और विनेश ज़रूर हमारे हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत के लेके आएगी। और जो पोजीशन 2016 के अंदर विनेश की थी वो आज उससे कहीं बेहतर पोजीशन में विनेश है और अच्छी तैयारी में है और बड़ी बहुत ही प्रबल दावेदार है हमारी मेडल की। तो ये बहुत अच्छी दावेदार विनेश पहलवान, हमारी तैयारी भी अच्छी कर रही है और फिटनेस भी अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और देश के लिए ज़रूर मेडल जीतेगी। और खेल जगत की बाकी अहम खबरों को समेटकर हमारे सहयोगी गौरव स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हम उनका रुख करते हैं। गौरव नमस्कार, क्या कुछ है आज दूसरी अहम खबर करें तो खेल की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे यूरो कप का, जहां यूरो कप में आज 3 अहम मुकाबले आयोजित होंगे। पहले मैच में यूक्रेन के सामने नॉर्थ मैसिडोनिया होगी, वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में विश्व नंबर 1 बेल्जियम की टीम डेनमार्क के खिलाफ उतरेगी, जबकि तीसरा मैच देर रात आयोजित होगा जो कि नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जाएगा। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने जहां एक मैच खेला है और टीम को जीत मिली है, वहीं डेनमार्क की टीम को अपने पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। बात कर लेते हैं अगले मुकाबले की, जो कि कल खेले गए मुकाबलों की। इटली की टीम का यूरो कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तुर्की पर टीम ने 3-0 की जीत दर्ज करने वाली इटली की टीम ने बुधवार को स्विट्जरलैंड की टीम को भी 3-0 से पराजित कर अंतिम 16 में प्रवेश किया।
अंतिम 16 में पहुंचने वाली इटली की टीम पहली टीम बन गई है। इटली की ओर से इस जीत में मैनुअल लोकाटेली का योगदान काफी अहम रहा, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। लोकाटेली ने खेल के 26वें और 52वें मिनट में 2 गोल दागे। वहीं इटली की ओर से तीसरा गोल खेल के 89वें मिनट में सीरो इमोबिल ने किया। अब इटली ग्रुप ए में अपना आखिरी मुकाबला वेल्स के खिलाफ रविवार को खेलेगी। वेल्स के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ भी रहता है तो भी इटली की टीम ग्रुप में टॉप स्थान हासिल करेगी। वहीं कल खेले गए एक अन्य मुकाबले में यूरो कप के महासंग्राम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में वेल्स की टीम ने तुर्की की टीम को 2-0 से हराकर खुद के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बुलंदी दी। बाकू में खेले गए इस मुकाबले में वेल्स की जीत में अहम भूमिका निभाई एरोन रामसे और कॉनर रॉबर्ट्स ने। रामसे ने खेल के 42वें मिनट में पहला गोल दागा और इसके बाद दूसरे गोल के लिए लंबा इंतजार लेकिन करना पड़ा, जो कि स्टॉपेज टाइम में आया। कॉनर रॉबर्ट्स की ओर से किया गया ये गोल। हालांकि इस मैच में वेल्स के स्टार खिलाड़ी गैरेथ बेल के पास भी एक समय पेनल्टी किक के जरिए टीम की बढ़त को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौके को गंवा दिया। बावजूद इसके वेल्स की टीम मुकाबले को 2-0 से जीतने में सफल रही। वहीं यूरो कप के जो कल पहला मुकाबला खेला गया था वो रूस ने खेला था उस मुकाबले को, जो कि रूस ने फिनलैंड के खिलाफ उस मुकाबले को 1-0 से जीता था। रूस की इस प्रतियोगिता में ये पहली जीत है। पहले मैच में हालांकि रूस को बेल्जियम से हार का मुंह देखना पड़ा था। शुरू से ही रूस ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ को बनाए रखा। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले रूस के अलेक्सी मिरानचुक ने जुमा के पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। एक गोल से पीछे चल रही फिनलैंड ने दूसरे हाफ में बराबरी के कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस तरह रूस ने मुकाबले को 1-0 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल पहली बार मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच जिनेवा में बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस और रूस एक विशेष जिम्मेदारी साझा करते हैं। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों को स्थिर रिश्ते बनाने चाहिए जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सके। दोनों देशों के बीच हथियार नियंत्रण और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी वार्ता के लिए सहमति बनी है। इसके साथ ही परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली नई स्टार्ट संधि पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने संधि के 2026 में समाप्त होने के बाद इसे बदलने को लेकर वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई गई है। दोनों नेता अपने अपने राजदूतों को उनकी संबंधित तैनाती पर वापस भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर परामर्श शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से भी सहमत हो गए हैं। तो ये कुछ अहम बातें जो कि इन दोनों ही विश्व के बड़े नेताओं के बीच निकलकर सामने आई। जिनेवा में दोनों नेताओं की बैठक हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। और अब बात योग की करेंगे। देखिए, योग हमारे जीवन में स्थायी सुख और शांति लाता है। आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा हमें बता रही हैं बलगम की समस्या से निपटने के लिए योग के कौन से उपाय किए जाने चाहिए। बहुत लोगों को उनकी रिपोर्ट्स तो नेगेटिव आ गई हैं, वो रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी छाती में म्यूकस जमा हुआ है, कुछ को गले में म्यूकस डिपॉजिट लगता है, कुछ को नाक के पीछे लगता है, यानी बलगम जमा हुआ जैसा, कोई रुकावट जैसी अनुभव होती है। अगर ऐसी समस्या हो रही है तो ये बहुत आवश्यक है कि आप नियमित रूप से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम इस समस्या में रामबाण का कार्य करता है। कैसे करना है इस प्राणायाम का अभ्यास, इसे ध्यान से समझिए। इस तरह से हम कमर को सीधा रखते हुए बैठते हैं और अपनी जीभ को अंदर फोल्ड कर लेते हैं, यानी ऐसी जब हम आवाज़ बनाते हैं तो हमारी जीभ ऊपर टच करती है तालू को, बस वहीं टच करके पीछे फोल्ड कर लेना है। सांस भरते हुए खराटे जैसी आवाज़ निकालनी है,
सांस छोड़ते हुए भी खराटे जैसी आवाज़ निकालनी है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि बांसुरी जैसी आवाज़ निकालनी है, कोई कहता है ओम जैसी आवाज़ निकालनी है। नहीं, इसमें हमें खराटे जैसी ही आवाज़ निकालनी है। जब आपकी खराटे जैसी आवाज़ निकलेगी तो आपको महसूस होगा कि वो जो सांस मैं नाक से ले रहा हूँ वो नाक के पीछे टच करते हुए, गले को टच करते हुए अंदर जा रही है, वो वायु, और फिर गले को ही टच करते हुए बाहर आ रही है। इस प्रक्रिया को करते समय आपके गले में म्यूकस आ जाना, स्पिट करने का मन करना, ये बहुत स्वाभाविक है और एक्चुअल में हम उस म्यूकस को ही निकालने के लिए इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप ब्रेक लें, रुकें, उसको स्पिट कर दें और फिर से आगे इसका अभ्यास करें। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए कैसे करना है। इस स्थिति में बैठना, जीभ को फोल्ड कर लेना, यानी पूरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऐसा आपको कम से कम 10 बार करना है। इसके साथ साथ एक काम आप और कर सकते हैं। अगर बहुत म्यूकस जैसा लग रहा है तो सुबह के समय अगर आप एक लहसुन की फली को चबा करके खा सकें तो ये बहुत लाभकारी है। और अगर लगता है कि लहसुन का सेवन नहीं कर सकते तो 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिला करके इसका सेवन कर लीजिए। ये भी जमा बलगम को निकालने में बहुत लाभकारी है। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आइए अब जानते हैं क्या है आज का हमारा योग मंत्र। जो व्यक्ति खान पान, मनोरंजन और कार्य में संतुलन